नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी और वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि किसी खाने में मिलाकर कुछ खिला देने से भूत प्रेत उस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी आधार पर है। कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। अगली कहानी के अंत में हम आपका नाम बताएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमन के पापा सरकारी नौकरी करते थे। वर्षों पहले ही गांव छोड़कर परिवार संग शहर आ बसे थे। बढ़िया स्कूल और कॉलेजों में रमन को शिक्षा मिली थी। रमन के चाचा शिव सिंह आज भी परिवार संग गांव में रहकर ही खेतीबाड़ी करते थे। एक दिन जब वह शाम को घर लौटा तो उसे वहां कुछ तनावपूर्ण माहौल प्रतीत हुआ। पूछने पर मां ने बताया, बेटा हमें आज ही गांव में तेरे चाचा जी के पास जाना होगा क्योंकि रोहिणी आजकल कुछ बीमार सी चल रही है। रमन के चाचा शिव सिंह की लड़की का नाम रोहिणी था। रमन ने कहा, फिर इसमें चिंता करने की कौन सी बात है मां, ठीक हो जाएगी वो। मायूसी भरे स्वर में वह बोली, बेटा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ना दवा से ठीक होती हैं और ना ही दुआ से। रमन को मां की यह अजीब सी बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। उसकी मां शांति फिर बोल उठी, अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा कि रोहिणी पर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है, ऐसी आत्मा जो किसी अकाल मृत्यु प्राप्त इंसान की है। यह सुनकर रमन बोला, ये सब बकवास बातें हैं मां। ओह गॉड, आज दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और एक हम हैं जो आज भी इन अंधविश्वासों में अटके हुए हैं। वह बोली, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है बेटा। दुनिया में आज भी सब कुछ मौजूद है। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदल थोड़े जाएगा। रमन झुंझला सा उठा, ओहो मां, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं भी आपके साथ गांव चलूंगा। बोलिए कब चलना है? रमन की मां ने कहा, आज ही बेटा, बल्कि अभी ही। रमन और उसकी मां शांति देवी कार द्वारा गांव रवाना हो गए। रमन के पिताजी उनके साथ नहीं जा सके थे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी। करीब 2 घंटे का सफर तय करके वे गांव पहुंचे। रमन की चाचा चाची ने जब उनको अपने सामने देखा तो वे बहुत खुश हो गए। रमन ने भी उन दोनों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। शहर में रहते हुए भी संस्कार नहीं भूला हमारा रमन। उसकी चाची महिमा के मुंह से खुशी भरा स्वर निकला। चाय पानी के बाद वे सभी आमने सामने बैठे थे और विषय थी रोहिणी। उसका जिक्र आते ही महिमा कुछ मायूसी से बोली, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था शांति बहन, मगर जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। मेरी प्यारी बच्ची का जाने क्या होगा अब। शांति ने पूछा, मगर यह सब हुआ कैसे और इस समय रोहिणी कहाँ है? रोहिणी अपनी सहेली प्रतिमा के साथ उसके घर गई है, जहां उनकी और भी सहेलियां आई हैं। वह तो कहीं नहीं जाना चाहती थी, मगर मैंने ही उसे जबरदस्ती प्रतिमा के साथ भेज दिया ताकि उसका जी कुछ राजी हो जाए। वरना तो जो कुछ उसके साथ घट रहा है उसके बाद तो कोई डर के मर भी सकता है या फिर पागल भी हो सकता है। ऐसा क्या हो रहा है रोहिणी के साथ? मुझे बताओ चाची। इस बार पूछने वाला रमन था। यहां इतना कुछ हो गया और आपने कुछ बताया नहीं क्यों? जवाब शिव सिंह यानी रमन के चाचा जी ने दिया, हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचा तुम लोगों को खामख्वाह क्यों परेशान करें, मगर किसे पता था कि सब कुछ इतना आसानी से हल होने वाला नहीं है। चाचा चाची की पहेली नुमा बातें सुनकर रमन की उत्सुकता और बढ़ गई थी। वह सब कुछ जानने को आतुर हो उठा था कि आखिर रोहिणी के साथ ऐसा क्या हुआ या हो रहा है जिसने सबका चैनो सुकून छीन लिया है। महिमा ने कहना शुरू किया, कॉलेज से लड़कियों का टूर घूमने जा रहा था जिसमें रोहिणी की बहुत सी सहेलियां भी जा रही थीं। उन सभी के साथ रोहिणी को भी हमने घूमने भेज दिया था। शिमला में घूमकर सभी बहुत खुश थे, मगर वापस आते वक्त रास्ते में एक जगह किसी ढाबे पर उनकी बस रुकी थी। खाना खाने के बाद वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक मस्जिद को देखने कुछ लड़कियां चली गई थीं। रोहिणी भी उनमें से एक थी। वहां पर एक समाधि सी बनी हुई थी जहां बैठकर रोहिणी ने ढाबे से खरीदा एक लड्डू खा लिया था। उसके कुछ घंटों बाद ही उसकी आंखें जलने लगी थी, सिर भारी सा हो गया था। पहले तो हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फूड पॉइजनिंग आदि ही समझा, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है। लेकिन यह सब तो शुरुआत भर थी। रात को रोहिणी अपने कमरे में सो रही थी। रात को 12 या 1 बजे के बीच उसकी आंखें खुल गईं क्योंकि उसे महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की हो।
अभी वह इस बात का अंदाजा ही लगा रही थी कि उसे वहम हुआ है या फिर सचमुच किसी ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की है। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उनकी छत पर टहल रहा है, क्योंकि उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाजें स्पष्ट महसूस हो रही थी। रात के इस वक्त छत पर कौन हो सकता है? यह बात उसके दिमाग में कौंध रही थी। अब उसे थोड़ा डर सा भी महसूस होने लगा था। दूसरे कमरे में रोहिणी के पापा और मैं सोए हुए थे। उसने सोचा, क्या वह हमें जगाए? यह सोचते हुए वह बिस्तर से नीचे उतरी और अभी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। रोहिणी का दिल जैसे हलक में आ अटका। उसके मुंह से चीख ही निकल गई। उसकी चीखें सुनकर दूसरे कमरे से दौड़कर हम वहां आए और उसे संभाला। इस घटना से वह बहुत ज्यादा डर गई थी। उस दिन के बाद ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं उसके साथ घटने लगी थीं। एक दिन तो मैंने भी ऐसा वाकया देखा कि खुद में ही भयभीत हो गई, क्योंकि जब मैं रोहिणी के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो जो कुछ भीतर देखा उसे देखकर मैं सहम गई, क्योंकि कमरे के अंदर रोहिणी नमाज पढ़ रही थी। उसे ऐसा करते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और जब नमाज पूरी हुई तो वह बेहोश होकर लुढ़क गई। अभी महिमा आगे कुछ कहना ही चाहती थी कि उसी समय वहां एक सुंदर सी लड़की भागी हुई आई, जिसका नाम प्रतिमा था। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थीं और घबराहट में उसके मुंह से निकला, आंटी वो रोहिणी। उसके मुंह से रोहिणी का नाम सुनकर सभी चौंक से गए। क्या हुआ था रोहिणी को? क्या वह ठीक थी या नहीं? सभी उस लड़की प्रतिमा के साथ उसके घर की ओर भागे। रमन और उसके घर वाले जल्दी से प्रतिमा के घर पहुंचे। बेहोश रोहिणी को एक पलंग पर लिटाया गया था। डॉक्टर को भी फोन कर दिया गया था। रोहिणी के पापा शिव सिंह ने जब प्रतिमा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो उसने बताया, रोहिणी बाथरूम में गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो अचानक से गिर पड़ी और उसे होश नहीं रहा। डॉक्टर भी जल्दी ही वहां पहुंच गया था। उसने चेकअप करके बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, थकान और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई है। इंजेक्शन और कुछ दवाई देकर वह चले गए। रमन ने प्रतिमा से कहा, आप रोहिणी की अच्छी दोस्त हैं, क्या आप बता सकती हैं कि आजकल उसके साथ ये सब क्या हो रहा है? क्या वह किसी तनाव आदि से तो नहीं गुजर रही है, या फिर सचमुच कोई दुष्ट आत्मा उसे परेशान कर रही है? प्रतिमा ने उसे एक तरफ चलने को कहा। रमन उसके साथ घर की छत पर चला गया। प्रतिमा ने रमन से कहा, मैं और रोहिणी एक मनोचिकित्सक से भी मिल चुके हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मेडिकल साइंस के मुताबिक उसे मानसिक कारणों से यह सब हो रहा है। आपको इस बारे में क्या लगता है प्रतिमा जी? ये सब क्या है? प्रतिमा ने कहा, जहां तक मैं जानती हूं प्रतिमा को जो कुछ हो रहा है उसका कारण मानसिक तो हरगिज नहीं हो सकता। यह कोई दुष्टात्मा है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और इसका इलाज कोई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ ही कर सकता है। प्रतिमा की बातों से रमन भी सहमत नजर आ रहा था। हालांकि वह इन सब में आज से पहले विश्वास नहीं रखता था, मगर अब उसे भी लगने लगा था कि रोहिणी के साथ घटने वाली घटनाएं साधारण नहीं थीं। रमन ने प्रतिमा का धन्यवाद किया। इस पर उसने कहा, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है रमन। रोहिणी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं हर हाल में उसके साथ खड़ी हूं। रमन उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने प्रतिमा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ मिलाया। कुछ समय बाद रोहिणी को होश आ गया था। उसे लेकर सभी वापस घर आ गए थे। कुछ समय बाद रमन ने अपने एक दोस्त ऋतिक को फोन मिलाया और किसी तांत्रिक का पता पूछा, क्योंकि ऋतिक भूत प्रेतों पर विश्वास करता था और एक बार उसने बताया था कि उसके छोटे भाई को भी इसी तरह की समस्या हुई थी जैसी आज रोहिणी के साथ हो रही है। उसने अपने भाई का इलाज किसी तांत्रिक से करवाया था। ऋतिक ने शाम तक उसका पता और फोन नंबर देने का वादा किया। जब रोहिणी कुछ सामान्य सी हुई तब रमन ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था रोहिणी? तुम अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? रोहिणी ने बताया, जब मैं बाथरूम से बाहर निकल रही थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं एकदम बहुत डर गई और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि कोई है जो मेरा पीछा करता है, मुझे बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा है। उसकी बात सुनकर रमन ने कहा, तुम चिंता मत करो रोहिणी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने आप को थोड़ा मजबूत रखना, क्योंकि डर इंसान को कमजोर बना देता है। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात के 10 बज रहे थे, मगर रमन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दोस्त ऋतिक ने तांत्रिक से बात कर ली थी और कल ही रोहिणी को वहां ले जाने का कार्यक्रम बना लिया था।
सहसा उसे आभास हुआ कि उसके कमरे के सामने से कोई गुजरा है और रोहिणी के कमरे की ओर गया है। अभी इस घटना को कुछ ही मिनट गुजरे थे कि उसके कानों में किसी आदमी के हंसने की आवाज पड़ी। वह जल्दी से उठा और रोहिणी के कमरे की ओर चल पड़ा। रोहिणी के कमरे के दरवाजे से उसने जब अंदर झांका तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके कदम कमरे के भीतर खींचते चले गए। रोहिणी बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। रमन उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि रोहिणी के हाथ में कागज और पेन थे। वह कागज पर कुछ लिख रही थी। जब लिखे हुए पर रमन की नजर पड़ी तो वह चौंक गया, क्योंकि वह उर्दू भाषा में कागज पर कुछ लिख रही थी। रमन जानता था कि रोहिणी को उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। फिर यह सब कैसे संभव हो सकता है कि वह उर्दू भाषा लिख डाले? रमन अब उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि रोहिणी के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें अंगारों सी लाल हो रही थीं। वह अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसने रमन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह सब देखकर रमन ने उसे पुकारा, इतनी रात को क्या लिख रही हो रोहिणी? मगर अब भी उसने रमन की ओर देखा तक नहीं। अब रमन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रोहिणी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब उसने गुस्से से रमन की ओर नजर उठाकर देखा। उसके तेवर कुछ ऐसे थे कि वह कुछ सिहर सा उठा। उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे रोहिणी उसे पहचानती ही ना हो। मैं रोहिणी नहीं हूं बच्चे। अचानक उसके मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली, बल्कि उसकी मौत हूं। मैं इसको अपने साथ ले जाकर रहूंगा। उसके मुंह से यह सुनकर रमन डर गया। होश में आओ रोहिणी, ये तुम क्या कह रही हो? वह फिर से गुर्राई, मेरे और इस लड़की के बीच ना ही आओ तो ठीक रहेगा, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब रमन वहां से बाहर निकला और जाकर चाचा चाची को जगाया। वे दोनों रमन के पीछे पीछे रोहिणी के कमरे की तरफ चले, मगर जब सभी वहां पर गए तो हैरान रह गए, क्योंकि वह अपने कमरे में नहीं थी। घर के सारे कमरों में जाकर वे तीनों रोहिणी को ढूंढने लगे। बाहर खड़े रमन को एक परछाई सी नजर आई। जब उसने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वह सहम सा गया, क्योंकि रोहिणी छत के एक किनारे पर खड़ी थी और उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे वह छत से नीचे कूदने ही वाली है। रमन चिल्लाया, रुक जाओ रोहिणी, मगर उसके चीखने पर रोहिणी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब रमन जल्दी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने रोहिणी को पीछे से पकड़कर वापस खींचा। पीछे पीछे शिव सिंह और महिमा भी वहां पहुंच चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी थी, जो उसकी जान लेना चाहती थी। किसी तरह उसे पकड़कर नीचे लाया गया, मगर रास्ते में ही वह फिर से बेहोश हो गई थी। बाकी की रात सभी ने उसके पास बैठकर काटी। रमन यह सोच सोच कर सिहर उठता था कि अगर उसकी नजर छत पर खड़ी रोहिणी पर नहीं जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अभी वह ऐसा कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नजर बेहोश रोहिणी पर गई और वह चौंक पड़ा, क्योंकि रोहिणी का चेहरा काला पड़ चुका था और बेहोशी की हालत में भी उसके मुंह से गुर्राहट सी निकल रही थी। अगले दिन सुबह 10 बजे के बाद ऋतिक अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर रमन के चाचा के घर आ पहुंचा था। काले रंग के कपड़े पहने हुए था वह। उम्र 45 के आसपास रही होगी। लंबी दाढ़ी मूंछों में सफेदी झलक रही थी। माथे पर बड़ा तिलक लगा रखा था उसने। रोहिणी को अब तक होश नहीं आया था। तांत्रिक ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया, कुछ बुदबुदाते हुए जगह जगह अभिमंत्रित जल छिड़का। उसके बाद बेहोश रोहिणी के दाएं हाथ की अनामिका उंगली को पकड़कर दबाया और आश्चर्यजनक रूप से रोहिणी ने एकदम से आंखें खोल दी। उसके होश में आते ही तांत्रिक ने उसके मुंह पर भी वह अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। ऐसा करते ही रोहिणी एकदम से उठकर बैठ गई और उस तांत्रिक की ओर कहर भरी नजरों से देखने लगी। यह सब देखकर उसकी मां महिमा और रमन की मां शांति डर रहे थे। रमन और ऋतिक भी धड़कते दिलों से तांत्रिक की कार्यवाही को देख रहे थे। सभी के मन में यही सवाल था कि क्या रोहिणी ठीक हो पाएगी। तांत्रिक ने उसके गुस्से की परवाह किए बिना गरज कर पूछा, कौन है तू? चल, नाम बता अपना। जवाब देने के बजाय रोहिणी के मुंह से मर्दाना आवाज में फिर से हंसी सुनाई दी। यह देखकर एक और खड़ी हुई उसकी सहेली प्रतिमा भी दहल उठी। तांत्रिक ने फिर से उसकी अनामिका उंगली को पकड़कर जोर से भींच दिया। रोहिणी के मुंह से चीख निकल गई। तांत्रिक ने फिर से उससे सवाल किया। अब भी वही भारी आवाज थी, बोल तू कौन है और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चिल्लाते हुए रोहिणी ने कहा, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे सवाल जवाब कर सके। भाग जा यहां से, वरना तुझे पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तांत्रिक भी दहाड़ा, अपने हौसलों को इतना मत बढ़ा, ये दुष्टात्मा कहीं ऐसा ना हो
कि मैं तुझे जहन्नम की आग में ही ना झोंक दूं। यह कहते हुए उसने एक लकड़ी सी सुलगाकर उसका धुआं फूंक मारकर रोहिणी की ओर कर दिया। वह धुआं रोहिणी के मुंह पर जाते ही उसने एक झुरझुरी सी ली और वह इधर उधर अपने सिर को झटकने लगी। सिर के बाल बिखर गए थे, जिससे वह बड़ी भयावह लग रही थी। एकाएक वह रोने लगी। अब की बार उसके गले से जो आवाज निकल रही थी वह रोहिणी की ही थी। रोते हुए उसने कहा, मुझे बचा लो पापा, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तांत्रिक ने अब उसकी उंगली छोड़ दी और उस पर वह धुआं करना भी बंद कर दिया। ठीक उसी पल जैसे बिजली सी चमकी, रोहिणी के दाएं पैर की जोरदार लात तांत्रिक की छाती पर पड़ी और वह चीखता हुआ दूर जा गिरा। रोहिणी के चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और मुंह से वही मर्दाना ठहाके गूंज रहे थे। यह भयानक दृश्य देखकर प्रतिमा डर कर वहां से भाग गई। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि तांत्रिक के मुंह से खून बह रहा था। वह कराहते हुए उठा और साफ कह दिया कि इस दुष्टात्मा से लड़ पाना मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि यह कोई साधारण रूह नहीं है, यह बहुत शक्तिशाली है। अगर जल्दी ही इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह रोहिणी पर पूरी तरह हावी हो जाएगी और रोहिणी का कमजोर शरीर यह सब सहन नहीं कर पाएगा। अब वह तांत्रिक वहां एक पल भी नहीं रुका, मगर जाते जाते वह एक ऐसी भभूत अवश्य दे गया जिसे बेकाबू हुई रोहिणी को बेहोश किया जा सके। भभूत द्वारा उसे बेहोश कर दिया गया और एक बार सभी फिर से चिंतित हो उठे थे। उनके द्वारा किया गया हर उपाय निष्फल होता जा रहा था। क्या रोहिणी कभी ठीक भी हो पाएगी? यह सवाल सभी को बेचैन कर रहा था। रमन घर की छत पर कुर्सी डालकर बैठा था। उसका मन बहुत बेचैन था। रोहिणी पर कब्जा जमाए उस आत्मा का कोई तो इलाज होगा, इसी बेचैनी में वह खोया हुआ था। तभी उसके कानों में प्रतिमा की आवाज पड़ी, क्या मैं यहां आ सकती हूं रमन? ख्यालों से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर प्रतिमा खड़ी है। रमन बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ प्रतिमा। वह भी एक दूसरी कुर्सी पर रमन के निकट ही बैठ गई। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूं जो मैंने सबसे छिपाया है। प्रतिमा की इस बात से चौंक सा गया रमन। ऐसा क्या बताना चाहती है प्रतिमा? आखिर क्या छिपाया है उसने? ऐसे कई सवाल रमन के जहन में घूमने लगे थे। प्रतिमा ने कहना शुरू किया, जब उस मस्जिद के पास हम सब बैठकर लड्डू खाना चाहते थे तो एक मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए आदमी ने अचानक से वहां आकर हमसे कहा, यहां बैठकर कुछ भी ऐसा मत खाओ जिससे यहां रहने वाली आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ जाए। ये बताते हुए उसकी आंखें जैसे शून्य पर टिकी हुई थीं। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां हंसने लगीं। लड़कियों का यह व्यवहार देखकर वह आदमी गुस्से में भरकर बोला, मूर्ख लड़कियों, भाग जाओ यहां से, वरना बहुत पछताओगी। उसके बाद किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि वहां बैठकर कुछ खा सके, मगर रोहिणी ने कहा कि वह इन सब बकवास बातों पर यकीन नहीं करती। यह कहकर उसने वहां बैठकर लड्डू खा लिए। कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं मीठा खाए हुए आदमी की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। उस दिन से ही रोहिणी की जिंदगी नरक बन गई है। काश रोहिणी उस आदमी की बातें मान लेती तो शायद आज हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते। ये सब बताते हुए प्रतिमा बहुत उदास नजर आने लगी थी। उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे रमन ने उससे कहा, जिसके पास तुम जैसे अच्छे दोस्त हो उसका शैतान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या मैं भी तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं? प्रतिमा ने कहा, रोहिणी हरदम तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। उसकी नजर में तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। मुझे भी खुशी होगी आप जैसा दोस्त पाकर। अब प्रतिमा ने रमन से विदा ली और जाते वक्त जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो रमन को भी अपनी ओर देखते हुए पाया। यह देखकर वह थोड़ा मुस्कुराई और वहां से चली गई। रात का गहन अंधकार चारों ओर फैल चुका था। रोहिणी को अब भी होश नहीं आया था। शिव सिंह, महिमा और शांति देवी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। रमन रोहिणी के पास ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। लगभग 10 बजे तक वह जागता रहा, मगर उसके बाद उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी। वह कुर्सी पर लेटे हुए ही सो गया। उसके सोने के कुछ देर बाद ही रोहिणी ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर का निरीक्षण सा करने लगी। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह बिस्तर से उतरकर अंगड़ाई लेने लगी। एक नजर उसने सोए हुए रमन पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। इसके 10 या 15 मिनट बाद ही पूरे मकान में एक चीख गूंजती चली गई। चीख इतनी तेज थी कि रमन भी एकदम से जाग गया। जागते ही सबसे पहले उसकी नजर रोहिणी के बिस्तर की ओर गई, जहां पर रोहिणी नहीं थी। हड़बड़ाकर वह कमरे से बाहर भागा। बाहर निकलते ही उसकी नजर अपने चाचा शिव सिंह पर पड़ी।
अब दोनों मिलकर रोहिणी को ढूंढने लगे। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों के दिल तेज तेज धड़क रहे थे। ढूंढते हुए जब रमन किचन में पहुंचा तो हैरान रह गया। सामने फर्श पर रोहिणी पड़ी हुई थी। उसकी कटी हुई कलाई से खून बहकर फर्श को लाल कर रहा था। उसे थोड़ी दूरी पर चाकू पड़ा हुआ था। दोनों ने भागकर उसे संभाला और डॉक्टर को जल्दी से फोन मिलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और रोहिणी के हाथ पर पट्टी भी बांध दी। रोहिणी फिर से बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। पड़ोस का एक आदमी भी वहां उपस्थित था। उसने रमन को बताया कि एक मौलवी है जो रोहिणी को इस आफत से बाहर निकालकर ठीक कर सकता है। यह कहकर उसने उसका फोन नंबर रमन को लिखा दिया। वह कोई कमाल खान नामक मुस्लिम था। रमन ने फोन पर उसे सारी बातें बताई। कमाल खान ने कहा कि पीड़ित को बंद गाड़ी से मेरे पास लाया जाए और ध्यान रहे कि जब वह मेरे गांव की सीमा में प्रवेश करेगी तो आक्रामक भी हो सकती है, क्योंकि मैंने गांव की सीमा को मंत्रों द्वारा बांध रखा है, जिस कारण जब कोई दुष्ट आत्मा वहां से गुजरती है तो उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। मगर जब तक तुम मेरे पास ना पहुंचो, तुम्हें उसे गाड़ी से नीचे नहीं उतरने देना है। रमन और उसके परिजनों को फिर से एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। अगले दिन ही रमन ने अपने चाचा शिव सिंह, अपने दोस्त ऋतिक और अपनी मां शांति देवी को साथ लेकर कार द्वारा कमाल खान के पास जाने की तैयारी कर ली थी। भभूत द्वारा रोहिणी को फिर से बेहोश कर दिया गया था। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद रमन की नजर उस बोर्ड पर गई जिस पर कमाल खान के गांव की दूरी 3 किलोमीटर लिखी हुई थी। अभी गाड़ी गांव की सीमा में प्रवेश कर ही रही थी कि रोहिणी ने एकदम से अपनी आंखें खोली और इधर उधर नजरों को घुमाकर देखने लगी। फिर एकदम से उसके मुंह से गुर्राहट निकली, गाड़ी को यहीं रोक दो वरना तुम सबकी खैर नहीं। गाड़ी को ड्राइव कर रहे रमन का मन किसी बुरी आशंका से ढाड़ ढाड़ कर बज उठा। गाड़ी में सवार अन्य लोग भी घबरा गए थे। रमन चिल्लाया, इसे कस कर पकड़ लो सभी लोग, हम बस कुछ ही मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिखरे बालों और अंगारों सी जलती आंखों वाली रोहिणी एकाएक ड्राइव कर रहे रमन पर पीछे से झपटी। तुम्हारी मंजिल मौत होगी अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी। उसके एकदम से हमलावर होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने पीछे से रमन की गर्दन पर अपने नाखूनों से वार किया। पीड़ा से वह कराह उठा और एक पल के लिए गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ गया। फलस्वरूप गाड़ी सड़क पर इधर उधर लहराने लगी, मगर जल्दी ही रमन ने उसे कंट्रोल कर लिया। शिव सिंह और शांति ने उसे पकड़कर रमन से अलग किया। फिर से मर्दाना आवाज रोहिणी के मुंह से निकल रही थी, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मरोगे सबके सब। गाड़ी रोककर मुझे नीचे उतार दो वरना सबके सब भुगतोगे। यह कहकर उसने शांति देवी की गर्दन पकड़ ली। रमन और शिव सिंह रोहिणी को पकड़कर शांति से अलग करने की कोशिश करने लगे, मगर उसके जिस्म पर पता नहीं कैसी शैतानी ताकत सवार थी जिसके कारण उसकी पकड़ बड़ी मजबूत थी। छीना झपटी वाला माहौल बन गया था। किसी तरह शांति को उससे अलग किया गया। तब पलटकर उसने रमन के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। इस बीच गाड़ी गांव में पहुंच गई थी। रमन ने एक मदरसे के सामने गाड़ी रोकी और जल्दी से कमाल खान का नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद ही वह गाड़ी के पास पहुंच गया था। उसकी उम्र 50 के करीब थी। मूंछें नहीं रखे हुए था वह, लेकिन दाढ़ी काफी बड़ी थी। सिर पर जालीदार टोपी पहने था वह। कुल मिलाकर लंबा तगड़ा और मजबूत आदमी था कमाल खान। उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और मंत्र पढ़ते हुए एक काला टीका रोहिणी के माथे पर लगा दिया। ऐसा करते ही रोहिणी कुछ शिथिल सी पड़ गई। अब उसे पकड़कर नीचे उतारा गया। थोड़ी देर बाद मदरसे के सामने ही सफेद पदार्थ से एक गोल घेरा खींचकर उसमें रोहिणी को बिठाया गया। उसके ठीक सामने कमाल खान बैठा हुआ था। उसने चिमटे जैसी एक लकड़ी से रोहिणी की अनामिका उंगली को दबाया। ऐसा करते ही रोहिणी के मुंह से डरावनी चीखें निकलने लगीं। कभी गुर्राहट और कभी रुदन की आवाजें वहां गूंज रही थीं। उसके बाद कमाल खान ने एक सफेद धागा लिया और उसको अपने दोनों हाथों में पकड़कर बल देने लगा। साथ साथ कुछ बुदबुदा भी रहा था। बुदबुदाते हुए उसने उस धागे को हल्का सा रोहिणी के गले में बांध दिया और कड़क आवाज में सवाल किया, बता कौन है तू और इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? रोहिणी ने जलती आंखों से उसे देखा और दहाड़ी, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं मौलवी, जो तू मुझे अपना आदेश सुना रहा है। नहीं छोड़ूंगा इस लड़की को। तुझे जो करना है कर ले। अच्छा तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह कहकर उसने रोहिणी के गले में बांधे हुए धागे को कसना शुरू कर दिया। इसी के साथ रोहिणी पर सवार शैतान दर्द से बिलबिला सा उठा।
उसके बाद मौलवी ने फिर से लकड़ी द्वारा उसकी अनामिका उंगली को जोर से भींचा। दर्द से बिलबिलाते हुए शैतान चीखा, बंद करो, ये सब मैं सब कुछ बताता हूं। मौलवी ने उसे कुछ डील देते हुए कहा, ठीक है तो फिर हो जा शुरू। रोहिणी के शरीर पर हावी उस रूह ने अपनी भारी आवाज में बताना शुरू किया, मेरा नाम मोहन है, मुझे तलवार से काटकर मार डाला गया था। तब से मैं उस मस्जिद के पास स्थित उस समाधि पर ही रहता हूं। मौलवी ने पूछा, तुझे किसने और क्यों मारा? लाल आंखों से मौलवी को घूरते हुए वह चिल्लाई, मैंने उसी जगह पर अतीक की बेटी रूबीना का बलात्कार किया था। रूबीना के बाप और भाइयों ने मुझे तलवार से काट कर मार दिया। जीते जी भी तुमने बेइंतहा बुरे कर्म किए हैं और अब मरने के बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तुझे उस परवरदिगार के न्याय का भी खौफ नहीं जो तुझे जहन्नुम की आग में झोंक देगा। इस लड़की के जिस्म पर कब्जा क्यों किया तूने? इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये मुझे रूबीना जैसी खूबसूरत लगी थी, इसलिए मेरा दिल आ गया था इस पे। मैंने इसे कभी छत से गिराकर तो कभी चाकू से हाथ कटवाकर मारने की भी कोशिशें की, मगर इसके भाई ने बार बार बीच में आकर इसको बचा लिया। लेकिन कब तक बचेगी यह मुझसे? इसे तो अब मरना ही होगा। मौलवी दहाड़ा, अपने होश की दवा कर, ऐ जालिम, तेरे जैसी पता नहीं कितनी नापाक रूहें मेरे सामने रहम की भीख मांगती नजर आती हैं। अब तेरा भी जाने का समय आ गया है। ये कहकर मौलवी ने लोबान जलाकर धुआं कर दिया और मंत्र पढ़ते हुए रोहिणी के माथे के बीचों बीच अपने दाएं हाथ का अंगूठा रख दिया। जैसे ही लोबान का धुआं रोहिणी के नथुनों में गया, वह फिर से चीख चिल्लाने लगी, बालों को इधर उधर झटकने लगी। एक अजीब सी बेचैनी से उसका सारा जिस्म कांप रहा था। आखिरी बार उसके मुंह से चीखें निकली और वह उसी घेरे में लुढ़क गई। मौलवी ने अपने हाथ में एक किताब ली और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। रोहिणी का जिस्म कांप सा रहा था और फिर एक तेज झटका खाकर वह शांत सी हो गई। ये सब देखकर शिव सिंह ने घबराकर मौलवी से कहा, यह क्या हो रहा है रोहिणी को? कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मौलवी ने कहा, इसे सता रही शैतानी रूह का कब्जा अब इसके शरीर पर नहीं रहा है। अब यह बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद यह उठ जाएगी। मौलवी की इस बात से सभी के चेहरे पर खुशी के भाव उभरे। शिव सिंह ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस मौलवी का भी बड़ा एहसानमंद हुआ। अगले दिन सभी घर पर इकट्ठे बैठे ठहाके लगा रहे थे। रमन की नजर प्रतिमा को ढूंढ रही थी। वह शहर जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहता था, इसलिए बेचैनी से वह बाहर टहलने लगा। तभी उसे सामने से आती प्रतिमा दिखाई दी। उसे देखकर रमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रतिमा ने भी बदले में मुस्कुराकर उसे देखा। प्रतिमा ने पास आकर पूछा, क्या तुम आज ही शहर जा रहे हो? हाँ, आज ही हम वापस जा रहे हैं, मगर लग रहा है जैसे कुछ पीछे छूट रहा हो। रमन के दिल की बात उसकी जुबान पर आ ही गई थी। जानकर भी अनजान बनते हुए प्रतिमा ने पूछा, हमें भी तो कुछ खबर हो कि ऐसा यहाँ क्या है जो तुम्हारे दिल में बस गया है? रमन ने पूछा, बताने से क्या सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? मुस्कुराते हुए प्रतिमा ने कहा, बिना कहे भी तो हाल ए दिल का पता नहीं चलता। कहने से डरता हूं कि कहीं वह बुरा ना मान जाए और मेरे नाजुक सपने टूटकर बिखर ना जाए। प्रतिमा बोली, यह भी तो हो सकता है कि खुलकर कहने से सपनों को नई उड़ान मिल ही जाए। रमन बोला, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और अपना हमसफर बनाना चाहता हूं। रमन की इस बात से प्रतिमा शर्मा कर अंदर चली गई, मगर जाते जाते उसकी मुस्कान बता रही थी कि वह भी रमन को बहुत चाहती है। अब रमन ने हवा में छलांग लगाई और उसके मुंह से निकला, ओह माय गॉड, आई कैंट बिलीव इट। उसके बाद रमन और शांति वापस शहर की तरफ चल दिए, मगर वहां से जाते हुए रमन को प्रतिमा के रूप में उसका प्यार मिल चुका था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। और पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया उनका नाम है बिक्की सोना। बिक्की सोना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।